नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्स वाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, राहु अपने नक्षत्र शतभिषा में प्रवेश करने जा रहा है। शतभिषा नक्षत्र पूरा का पूरा कुंभ राशि में पड़ता है। कुंभ राशि वो राशि है जिसका को लॉर्ड भी राहु को माना जाता है और शतभिषा नक्षत्र भी स्वयं राहु का ही नक्षत्र है। यानी कि अगले 8 महीने तक राहु बहुत ही सुपर पावरफुल पोजीशन में रहेंगे। राशि भी उनके मन मुताबिक है और नक्षत्र भी उनका स्वयं का है। इनफैक्ट शतभिषा राहु का तीसरा नक्षत्र है, यानी कि राहु के एनर्जी का चरम बिंदु है शतभिषा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस सुपर पावरफुल राहु के शतभिषा में जाने का मतलब क्या है, हम लोगों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव होगा, वो कौन सी तिथियां होंगी जब राहु शतभिषा के किस पद में होंगे और उसका क्या प्रभाव हम लोगों के जीवन पर पड़ेगा, ये बताऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, राहु के शतभिषा में रहने पर हम लोगों को वो कौन से सिंपल रेमेडीज करने चाहिए। ऐसे रेमेडीज जो धार्मिक भी हों, ऐसे रेमेडीज जो हमारे व्यवहार, हमारे एक्टिविटीज़ में थोड़ा बदलाव लाकर किए जा सकते हैं, और वैसे रेमेडीज़ जो डाइट से संबंधित भी हों, जिनको आप विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं बहुत ही आसानी से बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और मेरी सलाह होगी कि इसको अंत तक अवश्य देखिएगा। मेरे कंटेंट यदि आपको अच्छे लगते हैं, आपके जीवन में इससे कुछ वैल्यू ऐड होता है, आपको नया इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिला करेंगे। फ्रेंड्स, राहु अभी कुंभ राशि में है। राहु जहां भी रहते हैं 18 महीने तक रहते हैं और राहु फिर से एक राशि में या एक नक्षत्र में आते हैं 18 वर्षों के बाद। तो राहु शतभिषा में अभी 2025 23 नवंबर को मीन नोड के अनुसार प्रवेश करने जा रहे हैं। यदि ट्रू नोड के अनुसार देखिएगा तो ये 5 दिसंबर को शतभिषा में प्रवेश करेंगे। चाहे आप जिस भी नोड को मानते हैं, ये बात पक्का है कि अगले 8 महीने तक राहु के जैसा मायावी ग्रह, राहु के जैसा धृष्ट, एक्सपेंसिव, एम्बिशियस प्लैनेट अपने नक्षत्र शतभिषा में होंगे और ये 18 वर्षों के बाद यहां आ रहे हैं। इससे पहले 2007 अप्रैल में राहु शतभिषा में आए थे और लगभग 2007 के अंत तक शतभिषा में ही रहे थे। राहु क्या है? जैसा मैंने कहा, एक बहुत ही एम्बिशियस प्लैनेट है और कुंभ राशि में राहु सुपर पावरफुल हो जाते हैं और तो और नक्षत्र भी उनका अब अपना ही होने जा रहा है। और शतभिषा राहु का नक्षत्र है, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। शतभिषा के बहुत अच्छे क्वालिटीज़ भी हैं, मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन राहु के जैसा एक अनकन्वेंशनल प्लैनेट जब शतभिषा में आएगा तो क्या प्रभाव होगा, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके पहले हम लोगों को शतभिषा को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। शतभिषा को देखिएगा तो हमारे नक्षत्रों में 24वां नक्षत्र है। जैसा मैंने वीडियो के ओपनिंग रिमार्क्स में ही कहा, राहु का तीसरा नक्षत्र है, इसलिए राहु के एनर्जी का ये चरम बिंदु आप इसको मान सकते हैं। शतभिषा का शाब्दिक अर्थ भी देखिएगा तो शतभिषा भेषज शक्ति है, इसमें हीलिंग क्वालिटीज़ हैं। शतभिषा का एक नाम शततारा भी है, यानी कि 100 स्टार्स, एक बहुत सारे स्टार्स का एक कॉन्ग्लोमरेशन है शतभिषा। और शतभिषा के पिक्चर को, जो छवि दर्शाई जाती है शतभिषा में, उसमें देखिएगा तो आप देखिएगा घुटने भर पानी में वरुण देवता खड़े हैं, उनके एक हाथ में जड़ी बूटियां हैं और दूसरे हाथ में सोमरस है। जड़ी बूटियां जो हमें हेल्थ देती हैं और सोमरस वो रस है जिसको देवतागण पीकर
रेजुवेनेट करते थे अपने आप को, अपनी कायाकल्प करते थे। शतभिषा के जो 100 स्टार्स हैं, कहा जाता है हर स्टार एक फिजिशियन है, यानी कि हर स्टार एक डॉक्टर है, हर स्टार एक मेडिसिन है, यानी कि 100 हीलर्स, 100 मेडिसिन्स। और चूंकि ये विश फुलफिलमेंट की राशि में है, कुंभ राशि क्या है? हमारे कालपुरुष कुंडली का 11th हाउस, गेन्स का हाउस, विश फुलफिलमेंट का हाउस और फिलेंथ्रॉपी का, लोगों के मदद करने का हाउस है, टेक्नोलॉजी का हाउस है। ये सभी चीजें शतभिषा में भी निहित हैं। शतभिषा जिस तरीके से सोमरस पीकर देवतागण अपने आप को रेजुवेनेट करते थे, उसी तरीके से व्यक्ति को, और व्यक्ति को ही नहीं, जानवरों को भी, इस प्रकृति को भी अपने ओरिजिनल सेल्फ में, अपनी मौलिक अवस्था में लाना चाहता है, हील करना चाहता है। जो भी अशुद्धियां, जो भी प्रॉब्लम शरीर में आ चुके हैं, उसको खत्म करना चाहता है। तो इस हिसाब से शतभिषा बहुत ही पॉजिटिव नक्षत्र है, विश फुलफिलमेंट का नक्षत्र है, राहु का नक्षत्र है। इसलिए शतभिषा कम्युनिकेशंस को भी रिप्रेजेंट करता है, और कम्युनिकेशंस का मतलब ये जो कलियुगी मीडिया है उसको रिप्रेजेंट करता है। आप लोगों को मालूम होगा, राहु इज इंटरनेट। हम लोग जो अभी बात कर रहे हैं, तो आप लोगों तक मेरी बात को पहुंचाने का काम भी राहु ही कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशंस को भी रिप्रेजेंट करता है। शतभिषा वरुण देवता इसके स्वामी है, इसलिए ये वाटर बॉडीज को रिप्रेजेंट करता है, लेक्स को, ओशंस को, समुद्र को। और समुद्र में ही वरुण देवता खड़े हैं, पानी में ही खड़े हैं, और उनके एक हाथ में हब्स है, एक हाथ में सोमरस है। समुद्र मंथन से भी इसको जोड़कर देखा जा सकता है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उससे कई औषधियां भी निकली थी। समुद्र के अंदर तमाम तरीके के पदार्थ उपलब्ध हैं जो मानव जाति के कल्याण में इसका प्रयोग हो सकता है। तो शतभिषा वाटर बॉडीज को भी रिप्रेजेंट करता है और अंतरिक्ष को भी रिप्रेजेंट करता है। मैंने कहा, चीज़ों को वापस अपने ओरिजिनल सेल्फ में लाने का नक्षत्र है शतभिषा, इसलिए वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट रिसाइकलिंग को रिप्रेजेंट करता है, मीडिया को रिप्रेजेंट करता है, कम्युनिकेशंस को रिप्रेजेंट करता है, फार्मा इंडस्ट्री, आयुर्वेदा, किसी भी तरीके की हीलिंग, चाहे वो थीटा हीलिंग हो, रेकी हीलिंग हो, आयुर्वेदा हो, होम्योपैथी हो या फिर एलियोपैथी हो। लेकिन सोमरस यदि ज़्यादा पी लिया जाए तो उसमें एक मादक तत्व भी होता है, एक इंटॉक्सिकेशन भी होता है। नेगेटिव सेंस में शतभिषा इंटॉक्सिकेशन, अल्कोहल, ड्रग्स को भी रिप्रेजेंट करता है। शतभिषा क्या है? शतभिषा ईथर एलिमेंट, आकाश तत्व का नक्षत्र है, इसलिए बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा फैलता है, बहुत तेजी से फैलता है राहु की तरह। मीडिया, न्यूज़, र्यूमर्स, नैरेटिव बिल्डिंग, ये जो कलियुगी मीडिया में बार बार बोल रहा हूं, मेरा इशारा इसी के तरफ है। शतभिषा एक तामसिक नक्षत्र है, बहुत ही एक्टिव नक्षत्र है। शतभिषा का कास्ट जो है वो एक बुचर, ये कसाई जाति का नक्षत्र है, तो इसमें एक क्रूएल्टी भी है। इसका एनिमल देखिएगा, इसका योनि देखिएगा तो ये अश्व योनि में आता है। बहुत ही फास्ट मूविंग नक्षत्र है, इसलिए फास्ट मूविंग चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है, जैसे फास्ट मूविंग कार्स, एरोप्लेन्स, रॉकेट्स, सैटेलाइट्स, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन। और शतभिषा में राहु के क्वालिटीज़ हैं, बुचर कास्ट का है, तो ये इस्लामिक जगत को भी रिप्रेजेंट करता है। आप देखिएगा, इस्लामिक जगत में अभी अगले 8 महीने में बहुत उथल पुथल होगा। मंडेन लेवल का जब मैं वीडियोस दूंगा तो उसमें मैं बताऊंगा। शतभिषा न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर वेस्ट डंपिंग, न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट्स, एरोस्पेस इंडस्ट्री, एरोप्लेन, सैटेलाइट्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन, इन सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। दूसरे तरफ ये टेररिज्म, प्रोस्टिट्यूशन, अल्कोहल, इंटॉक्सिकेशन, हमारे स्वभाव के जो डार्क साइड्स हैं, नेफेरियस साइड्स हैं, उनको भी शतभिषा रिप्रेजेंट करता है। इसका यदि सिंबल देखिएगा तो एक सर्कल है, इसको आप एक सीमा रेखा के रूप में देख सकते हैं।
ये एक ऐसी सीमा है जिसके अंदर रहकर हम सुरक्षित रह सकते हैं। जिस तरीके से रामायण में लक्ष्मण रेखा था, उसके इधर रहकर माँ सीता सुरक्षित थी, लेकिन उसके दूसरे ओर वो जैसे ही जाती हैं अगवा हो जाती है। ये सर्कल हमें ये भी बताता है कि ये दुनिया एक चक्र के तरह चलती है। जिस तरीके से सीजन एक चक्र में चलते हैं, हमारा जीवन और मरण भी एक चक्र है। ये भी दिखाता है कि हर चीज़ गोल है, अंडाकार है, चाहे वो हमारा पृथ्वी हो, सोलर सिस्टम हो, हमारा ब्रह्मांड हो। ये सर्कल को एक बाउंड्री वॉल के रूप में भी आप देख सकते हैं, और बाउंड्री वॉल के उधर क्या है वो इधर वाले को नहीं दिखता। इसका मतलब शतभिषा एक बहुत ही सीक्रेटिव नक्षत्र भी है। सीक्रेटिव नक्षत्र बहुत सारे हैं, ज्येष्ठा है, अनुराधा है, उत्तरा भाद्रपद है, पूर्वाषाढ़ा है, लेकिन सीक्रेटिवनेस का यदि कोई किंग है तो वो शतभिषा है। किसी भी सीक्रेट को जानना इसको पसंद है, इसलिए मैंने मीडिया कहा, मीडिया से जोड़ा इसको। शतभिषा रफ है, वो चीज़ों को अपने अंदर तो छुपा कर रखता है, लेकिन कभी कभी उसकी रफनेस, उसका खुरदरापन बाहर आ जाता है और वो ब्लर्ट आउट कर देता है, चीज़ों को अनायास ही बता देता है। और इसीलिए शतभिषा में जब जब राहु आते हैं तो बड़े बड़े एक्सपोजे निकलते हैं, बहुत छुपी हुई चीज़ें बाहर निकलती हैं। जिस तरीके से मूल नक्षत्र चीज़ों के जड़ में जाना चाहता है, उसी तरीके से शतभिषा हर समाचार के तह में जाना चाहता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि किस पद में राहु कब एंटर करेंगे शतभिषा के, और उसके परिणाम क्या होंगे। राहु उल्टा चलते हैं, इसलिए शतभिषा के 4th पद में वो सबसे पहले 23 नवंबर को एंटर करेंगे। 24 जनवरी 2026 तक राहु शतभिषा के 4थे पद में रहेंगे, जो कि मीन नवमांश में आता है। मीन नवमांश शतभिषा का एक बहुत ही एक्सपेंसिव नवमांश है, बहुत तेजी से फैलता है। इस समय में न्यूज़ वगैरह बहुत तेजी से फैलेगा, घटनाएं बहुत तेजी से घटित होंगी। हीलिंग का ये पद है। इस समय में यदि कुछ मेडिसिन के जगत में कुछ अच्छा समाचार आए तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इस समय में एस्ट्रोनॉमी से भी संबंधित, स्पेस से संबंधित और फास्ट कम्युनिकेशन के स्पीड को और बढ़ाने से संबंधित कोई समाचार यदि हम लोगों को मिले तो भी किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसका नेगेटिव ये है कि ये पद मति भ्रम की स्थिति पैदा कर सकता है। ये पद हमें गलत संगति दे सकता है, गलत आदतें दे सकता है। इन 2 महीनों में हम सभी लोगों को अपने चरित्र का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये गलत लोगों के साथ संगति और सेक्सुअल परसूट्स दे सकता है। इसके बाद राहु शतभिषा के 3rd पद में आएंगे 25 जनवरी से लेकर 28 मार्च तक। ये कुंभ नवमांश में आता है, वर्गोत्तम नवमांश है, कुंभ राशि में कुंभ नवमांश। बहुत ही अच्छी स्थिति में इस समय में राहु होंगे, और राहु के शतभिषा में आने का सबसे ज़्यादा प्रभाव यदि हम लोगों को देखने को मिलेगा तो इन्हीं 2 महीनों में दिखेगा। ये एक बहुत ही सेवाभावी नवमांश है। लोगों के कल्याण का काम करने के लिए ये नवमांश बहुत अच्छा है। ये फिलॉसफिकल बनाता है व्यक्ति को, लेकिन डिमेरिट क्या है, ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा जुनूनी बना सकता है, बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड बना सकता है। इस नवमांश में भी व्यसन देने की डिमेरिट्स हैं, तो इन चीज़ों से हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। इसके बाद राहु 2nd पद में आएंगे 29 मार्च से लेकर 30 मई तक। ये जो नवमांश है मकर नवमांश में आता है, बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही व्यवहारिक और बहुत ही बिजनेस ओरिएंटेड नवमांश है। यदि ऐसा कहा जाए कि मटीरियलिज्म, भौतिकतावाद में संलिप्त रहने वाला नवमांश है तो कोई एग्जैजरेशन नहीं होगा। इस समय में व्यक्ति बिजनेस डील्स करने में, अपना गेन्स बढ़ाने में, इन चीज़ों में आप देखिएगा, खास करके जो
राहु डोमिनेटेड लोग हैं वो आपको दिखेंगे। इस नवमांश का यदि डिमेरिट कहिए तो ये व्यक्ति को अति महत्वाकांक्षी बना सकता है। जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उन लोगों को इन 2 महीनों में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। इस पद में जब तक राहु रहेंगे उस समय के लिए यदि कोई बहुत अच्छा रेमेडी है तो फीडिंग एनिमल्स एंड बर्ड्स, जीव जंतुओं को, खास करके जानवरों को और पक्षियों को यदि आप खिलाते हैं तो वो बहुत अच्छा रेमेडी होगा। और इसके बाद राहु फर्स्ट पद में आएंगे 31 मई से लेकर 1 अगस्त तक। ये जो पद है शतभिषा का, ये धनु नवमांश में आता है। ये बहुत ही हैप्पी गो लकी टाइप का पद होता है। व्यक्ति अपनी धुन में रहता है, मस्त रहता है, संतुष्ट रहता है। लेकिन इस पद का डिमेरिट ये है कि ये पद फैनेटिसिज्म को बढ़ा सकता है। तो जो मैं टेररिज्म वगैरह बता रहा था ना, ये इन 2 महीनों में घटने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी। इस पद का सबसे बड़ा डिमेरिट है कि ये आत्म संयम खो सकता है, बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो सकता है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो सकता है। इसलिए इस समय में हम सभी लोगों को चाहिए कि बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रिस्ट्रेंट रखें। और अब मैं आप लोगों को कुछ बहुत सरल उपाय बताता हूँ जिनको आप करेंगे तो राहु जब तक शतभिषा में रहेंगे आप लोगों को इसके दुष्प्रभावों से आप लोगों की रक्षा होगी। आप लोगों के स्क्रीन पर मैं कुछ मंत्र दे रहा हूँ। इन मंत्रों को यदि आप करते रहेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। बेसिकली 3 मंत्र हैं। आप चाहें तो तीनों कर सकते हैं, कोई एक मंत्र भी कर सकते हैं। और तीसरा मंत्र जो है वो बहुत ही पावरफुल मंत्र है। जिन लोगों का भी राहु बुरे भावों से गुजर रहा है, अब फॉर एग्जांपल किसी का 12th हाउस से गुजर रहे हैं या किसी के 8th हाउस से गुजर रहे हैं, तो वो लोग यदि 3rd मंत्र को करेंगे तो किसी भी तरीके की नेगेटिविटी से आप बचे रहेंगे। किसी भी तरीके का ब्लैक मैजिक वगैरह यदि आप लोगों पर हो, क्योंकि राहु ब्लैक मैजिक का कारक भी है, तो यदि राहु गलत हाउसेस से गुजर रहा है तो व्यक्ति पर ब्लैक मैजिक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप लोग इन मंत्रों को कीजिए। मैं स्क्रीन पर दे रहा हूँ और साथ में उच्चारण भी बताता जाऊँगा ताकि आप लोग खुद भी उसको प्रोनाउंस कर पाएँ अच्छे से। सबसे पहला मंत्र वरुण देवता का है, आप लोगों के स्क्रीन पर है। वरुणम सततम वंदे सुधा कलशधारिणम पाशहस्तम शतभिषग देवताम देववंदितम। दूसरा मंत्र है ओम जलबिंबाय विद्महे नील पुरुषाय धीमहि तन्नो वरुण प्रचोदयात्। और अब वो 3rd मंत्र, ये भगवान काल भैरव का मंत्र है जिसके विषय में मैं कह रहा था कि ये बहुत पावरफुल मंत्र है। ओम सुदर्शनाय नमः, ओम त्रिशूलाय नमः, ओम गरुड़ाय नमः, ओम भैरवाय नमः, ओम जयाय नमः, ओम विजयाय नमः, ओम बटुकाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः। धार्मिक रेमेडीज़ में एक और रेमेडी मैं बताऊंगा फ्रेंड्स। एकादशी का व्रत करने से राहु जब तक शतभिषा में है आप लोगों पर उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। व्रत करने का मतलब एटलीस्ट आप एकादशी के दिन फास्ट रख लीजिए। यदि पूरा दिन फास्ट नहीं रख सकते हैं तो एक टाइम आप शाम में फलाहार वगैरह करेंगे तो वो भी दैट इज़ एज गुड एज अ फास्ट। तो एकादशी का व्रत या एकादशी का फास्ट राहु जब तक शतभिषा में है ये बहुत अच्छा होता है। और अब मैं डाइट में कुछ चीज़ों को ऐड कीजिए जिससे कि आपका शतभिषा के राहु शांत रहेंगे। तो सबसे अच्छा रेमेडी है तुलसी का सेवन। तुलसी का आप यदि सेवन करते हैं तो ये बहुत अच्छा रेमेडी है। दूसरा कोकोनट का सेवन, नारियल का। तीसरा पेठा, एक मिठाई है आप लोग जानते होंगे, वो वैक्स गोर्ड, एक वो कद्दू पंपकिन से बनता है। पेठा मिठाई का आप इस समय में अपने डाइट में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावे कद्दू, कुम्हड़ा, वैक्स गोर्ड, ये जो है इसका यूज़ आप यदि डाइट में करते हैं तो ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है।
इसमें जिंक वगैरह होता है और राहु के शतभिषा में होने का ये बहुत अच्छा रेमेडी भी है। इसके अलावे गाय के दूध से बने हुई चीज़ें, अब जैसे गाय के दूध का बना हुआ खीर, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, इन चीज़ों को अपने डाइट में इंक्लूड कीजिएगा तो ये भी बहुत अच्छा है। एक और छोटा सा रेमेडी है, शंख। शंख बजाना। शंख हम में से बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं बजाना, लेकिन कभी घर में पूजा वगैरह करवाइए तो पंडित जी को बोलिए कि शंख का उच्चारण करें। शंख बजना भी राहु के शतभिषा में होने का बहुत अच्छा रेमेडी है। शंख कहाँ से निकलता है? समुद्र से। समुद्र के देवता कौन है? वरुण। शंख को अपने मंदिर में रखना, ये भी बहुत अच्छा रेमेडी है। तो इन छोटे छोटे रेमेडीज़ को आप यदि करेंगे तो शतभिषा में जब तक राहु हैं तो राहु के दुष्प्रभावों से आप बचे रहेंगे। इसके अलावा राहु के जो जनरल रेमेडीज़ हैं, जैसे विष्णु सहस्त्रनाम, ये आप कर सकते हैं। माँ दुर्गा की पूजा, ये बहुत अच्छा है। भगवान काल भैरव का मैंने मंत्र दिया, यदि राहु का बुरे भावों से प्रवास हो रहा है तो वो मंत्र भी बहुत अच्छा काम करता है। हर राशि में हर नक्षत्र पर तारा सिद्धांत के अनुसार राहु का क्या प्रभाव होगा वो मैं एक अलग वीडियो में दूंगा। वो बहुत लंबा वीडियो बनेगा, उसको इस वीडियो में डालना संभव नहीं है, तो उस पर भी काम पूरा हो गया है। 2-3 दिनों में वो वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, लॉजिकल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा और भी मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बना कर रखिएगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।